और ये बिश्नोई बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग बिल्कुल। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। 13 अप्रैल को एकनाथ शिंदे के बयान के ठीक 6 महीने के बाद 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। हत्या की जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले मेन शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा भी पकड़ा जा चुका है। उसने बयान में साफ साफ बताया कि मर्डर की साजिश लॉरेंस गैंग ने ही की थी। इससे पहले 2002 में आखिरी बार दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने गोली चलाई थी। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ से यहां कोई ऐसी बड़ी घटना आज तक फिर दोबारा नहीं हुई। अब यहां एक काफी सीरियस सवाल यह उठता है कि क्या डी कंपनी के कमजोर होने के बाद अब नॉर्थ इंडियन गैंग्स मुंबई पर कब्जा कर चुके हैं? क्या मुंबई में एक बार फिर से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शुरुआत हो चुकी है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बात का पता लगाएंगे कि क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद इब्राहिम की जगह ले रहा है। अगर हां, तो ये इतनी आसानी से कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? मुंबई पुलिस जो खुद को देश का नंबर 1 पुलिस मानती है, वो इन क्राइम्स को क्यों नहीं रोक पा रही है? चलिए डिटेल में बात करते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में और देखते हैं लॉरेंस वर्सेस दाऊद कंट्रोवर्सी का सच आखिर है क्या। एटीज और 90s में पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का राज था। फिर साल 2000 आते आते एक इंसान ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अंडरवर्ल्ड को 2002 में बिल्कुल जीरो तक पहुंचाने वाले उस इंसान का नाम है डी शिवानंदन, जो मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। डी शिवानंदन को 1998 में मुंबई का ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया था। इतना ही नहीं, उनको क्राइम ब्रांच का चीफ भी बनाया गया था। चीफ बनते ही शिवानंदन ने यह ठान लिया कि डी कंपनी यानी दाऊद गैंग को पूरी तरह से खत्म करना है और उसके बाद क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुंबई में शूटआउट का सिलसिला बहुत बुरी तरीके से शुरू हो जाता है। 1998 में मुंबई में 101 शूटआउट हुए। उस साल हर तीसरे दिन एक शूटआउट की घटना हो रही थी। उसके बाद ये शूटआउट 1999 में कम होकर 46 तक पहुंच गया। फिर 2000 में ये शूटआउट 23 हुए। फिर 2001 में 12 और 2002 में ये आंकड़ा 0 तक पहुंच जाता है। यानी ऑलमोस्ट ये शूटआउट खत्म हो चुका होता है 2002 के एंड तक। डी शिवानंदन मीडिया को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुंबई से ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने के लिए उनको सिर्फ शूटआउट से ही हेल्प नहीं मिली, बल्कि एमपीडीए एक्ट और मकोका एक्ट ने भी क्राइम को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प की। उस वक्त एमपीडीए यानी महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट 1981 यानी एमपीडीए एक्ट में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता तो उसे 1 साल तक जमानत नहीं मिलती थी। शिवानंदन कहते हैं कि उस वक्त हमने डी कंपनी पर कंट्रोल पाने के लिए 3 साल के अंदर ही 1600 गैंगस्टर को अरेस्ट किए, इन पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई की, 2500 से ज्यादा हथियार रिकवर किए, इनमें AK-47 से लेकर कई सारे आधुनिक और विदेशी हथियार भी शामिल थे। एमपीडीए के अलावा मकोका एक्ट को भी सभी बड़े गैंगस्टर्स पर इस्तेमाल किया गया और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों ही एक्ट ने, स्पेशली मकोका एक्ट ने मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मकोका एक्ट आखिर है क्या। मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था। इस एक्ट का मकसद था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अंडरवर्ल्ड से जुड़े क्राइम को पूरी तरह से रोकना और उसे खत्म कर देना। मुंबई में अंडरवर्ल्ड और क्राइम को करीब से समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित ने भास्कर.com से बात करते हुए बताया कि मुंबई में करीब 22 साल बाद किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने मर्डर किया है। नवंबर 2002 में मुंबई में डी कंपनी की तरफ से आखिरी बार फायरिंग की गई थी। उसके बाद से डी कंपनी का खौफ ऑलमोस्ट रुक गया था। अरुण गौली और अबू सलेम भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अश्विन नायक अब एक्टिव नहीं है, वो एक बिल्डर बन चुका है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करते हुए जितेंद्र दीक्षित बताते हैं 70s और 80s के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला जैसे बड़े माफिया हुआ करते थे, लेकिन ये सब स्मगलर थे। ये खून खराबे का काम
नहीं करते थे। ये सब लोग 10 अलग अलग देशों से गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान स्मगल करके भारत लाया करते थे और इनके बीच कभी भी किसी भी तरह की आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई। मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद की एंट्री के साथ ही गैंगवार की शुरुआत हो जाती है। दाऊद ने पठान गैंग से दुश्मनी ले ली, उसने करीम लाला के भाई से भी लड़ाई की, इसमें कई लोग मारे गए। इसी बीच दाऊद ने अरुण गवली से भी दुश्मनी मोल ले ली। दाऊद ने अरुण के बड़े भाई पापा गवली की हत्या कर दी। बदले में गवली ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के हस्बैंड इब्राहिम पारकर का खून कर दिया। इसका बदला लेने में दाऊद ने जे हॉस्पिटल में एक खतरनाक शूटआउट कराया। इस दौरान 500 राउंड गोलियां चली, कुछ पुलिस वाले भी मारे गए। 1986 तक दाऊद मुंबई अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुका था। फिर 1993 में दाऊद ने मुंबई में बम ब्लास्ट की साजिश रची और इसके बाद वो हमेशा के लिए भारत छोड़कर चला गया। फिर 1994 में छोटा राजन दुबई छोड़कर भाग जाता है। अबू सलेम भी दाऊद से अलग हो जाता है। अरुण गवली भी एक्टिव हो जाता है और ये सब मिलकर दाऊद के खिलाफ हो जाते हैं। मुंबई पुलिस भी उस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस ने अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अश्विन नायक और अरुण गवली के गिरोहों को एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। मकोका के तहत कई शूटर्स को पकड़ा गया, कई शूटर्स मार दिए गए। 2003 में भारत सरकार दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर को यूएई से डिपोर्ट करके भारत ले आई। उसके बाद से डी कंपनी ने भारत में अपने ऑपरेशंस हमेशा के लिए बंद कर दिए। दोस्तों, ये थी डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के गैंग की मुंबई में बंद होने की पूरी कहानी। अब बात करते हैं आज के हालात की। सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित आज के हालात के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि उत्तर भारत के गैंग अब मुंबई में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर लॉरेंस गैंग। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसके गैंग में 700 से ज्यादा मेंबर हैं। आप लोगों ने न्यूज एंकर को चिल्ला चिल्ला कर ये कहते सुना होगा कि लॉरेंस के गैंग में 700 मेंबर्स हैं। वो नंबर उनको यहीं से मिला है। वापस मुद्दे पे आते हैं। हाँ, तो एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लॉरेंस के गैंग में 700 से ज्यादा मेंबर हैं। ये मेंबर मोस्टली उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और कुछ महाराष्ट्र जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं। इंडिया के एक सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट राकेश रावत के अकॉर्डिंग दिल्ली अंडरवर्ल्ड का किंग इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई है। अब वो अपना खौफ और कामकाज मुंबई में बढ़ाना चाहता है। मकसद साफ है, एक तो मुंबई में इस वक्त कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, दूसरे हर क्रिमिनल को फेम चाहिए और वो फेम मुंबई से ज्यादा किसी और शहर में क्राइम करके नहीं मिल सकता। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि लॉरेंस लोगों को ऑर्गेनाइज करने में काफी माहिर है। ऑर्गेनाइज यानी इन्फ्लुएंस करने में काफी माहिर है और यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो लोगों को बहुत आसानी से अपनी तरफ मिला लेता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान हुए झगड़ों में लॉरेंस अरेस्ट हुआ और जेल चला गया। फिर उसने बाहर आकर राजस्थान के रोहित गोदारा, अपने छोटे भाई अनमोल बिश्नोई और दोस्त गोल्डी बरार के साथ मिलकर अपना एक गैंग बनाया और अब यही लोगों के साथ मिलकर वो जेल में बैठे बैठे बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, लॉरेंस गैंग हमेशा नए नए लड़कों को अपने गैंग में शामिल करता है जिनका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि ऐसे लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो उनको ट्रेस करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल होता है। ऐसे लोग आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, उनको ट्रेवल करने में, कहीं रुकने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। हद तो यह है दोस्तों कि लॉरेंस गैंग सिर्फ नए लड़के गैंग में शामिल नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि लॉरेंस ने देश के 18 स्टेट्स के अलग अलग गैंग्स को भी अपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मिला लिया है। इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी न कभी न्यूज में और मीडिया में जरूर सुना होगा। ऐसे नाम जैसे हाशिम बाबा, काला जठेरी, टिल्लू ताजपुरिया और क्रांति गैंग। ये सारे गैंग आज के टाइम लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबके एरिया बटे हुए हैं, लेकिन क्राइम चाहे कोई भी गैंग करे, क्राइम के बाद नाम लॉरेंस गैंग का ही होता है। इससे लोगों में ज्यादा डर पैदा होता है और साथ ही न्यूज वालों को ज्यादा हेडलाइन बनाने का मौका भी मिल जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि मुंबई में लॉरेंस गैंग का कब्जा इसलिए हो पाया क्योंकि दाऊद की डी कंपनी खत्म हो गई है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से बेशक लॉरेंस गैंग मुंबई में एंट्री ले चुका है, लेकिन यह कह देना कि दाऊद अब शांत है, किसी क्राइम में एक्टिव नहीं है, यह बिल्कुल गलत होगा। आसान शब्दों में कहें तो एक तरफ लॉरेंस गैंग एक्सटॉर्शन से लाखों की वसूली करके खुश हो रहा है, तो दूसरी तरफ दाऊद गैंग इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा यानी हजारों करोड़ रुपए अपने दूसरे बिजनेसेस यानी ड्रग्स, आर्म्स और रियल एस्टेट जैसे बिजनेसेस से कमा रहा है। आजकल हर दूसरे दिन किसी न किसी फेमस इंसान को जिस तरह से जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, उससे साफ पता चलता है कि लॉरेंस गैंग तेजी से बढ़ता जा रहा है, जबकि असल में लॉरेंस गैंग का एग्जिस्टेंस हमारे देश की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी उठाती है कि किस तरह हमारे देश की जेल में एक इंसान बंद होने के बाद भी अपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आगे बढ़ा रहा है और हर दिन उसका ये बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। बात तो सही है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट सवाल, जिस पुलिस ने दाऊद जैसे खतरनाक गैंगस्टर का सफाया कर दिया, वो लॉरेंस का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रही? दोस्तों, पुलिस के पास भले ही बहुत ताकत हो, लेकिन वो बिना सरकार की मर्जी के, बिना उनके सपोर्ट के कुछ भी बड़ा नहीं कर सकती। क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए हमें ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स को जिम्मेदारी और फ्री हैंड दोनों देने की जरूरत है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को, और बहुत जल्द मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।